वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपने पढ़ा था 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ प्लेन, एक बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण। हालांकि अभी चल वो ही रहा है, उसके अपने क्वेश्चन भी पुटअप करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ सिखा दूँ, बिंदु पद निकालना। कि क्वेश्चन के बीच में आपको ये पूछ लेंगे इसका बिंदु पद निकालो, लोकस निकालो, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो पहले बिंदु पद निकालना सीख लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं अपनी प्रोसेस में। किसी चर बिंदु का बिंदु पद बिंदु पद निकालने की प्रोसेस सीख लेते हैं। पहली बात तो बिंदु पद होता क्या है तो आपको पता होगा, पढ़ गए हो आप। भाई कोई चर बिंदु है, ठीक है। चर का मतलब गतिशील बिंदु, वो कोई भी शर्त के अनुसार गति कर रहा है। कोई शर्त दी हुई है, उसके अनुसार क्या कर रहा है, गति कर रहा है। गति करके कोई भी आकृति बना लेता है, वर्त बना ले, कुछ भी बना ले, मान लो, ठीक है। तो गति करके जो आकृति बनाता है, तो ये जो एक पथ बना है इसको हम बोलते हैं बिंदु पथ, ठीक है। इसके अपने को इक्वेशन प्राप्त होगी शर्त के अनुसार, तो वो इक्वेशन जो होगी वो इसका बिंदु पथ कहलाएगी, ठीक है। अब वो निकालते कैसे है वो सुनो। सबसे पहली बात, जिस चर बिंदु का बिंदु पथ निकालना हो उसे अल्फा बीटा गामा मान लो। अगर 3D पॉइंट है तो अल्फा बीटा गामा, और 2D पॉइंट है तो अल्फा बीटा बीटा ही मान लो खाली, ठीक है। फिर दूसरी प्रोसेस क्या करना है, दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम सुन लेना। अब इस बिंदु को क्वेश्चन में दी गई शर्त में रख दो। क्वेश्चन में जो भी आपको शर्त दे रखी होगी वो शर्त में रख दो आप। तीसरी बात, अब प्राप्त प्रतिबंध, शर्त में के बाद कोई प्रतिबंध प्राप्त होगा, प्राप्त प्रतिबंध में अल्फा बीटा और गामा के अलावा और कोई चर राशि हो तो, और अल्फा बीटा गामा के अलावा कोई और भी कोई चर राशि मान लो बीच के अंदर, उसके अंदर है हो तो उसे हटाओ। अल्फा बीटा गामा के अलावा कोई और चर राशि नहीं दिखनी चाहिए, दिख भी जाए तो उसे हटाना है अपने को, कोई भी प्रोसेस से हटाओ जाए, ठीक है। चौथी बात, ये हटा दिया। हटाने के बाद अब प्रतिबंध में अल्फा इक्वल एक्स, बीटा इक्वल वाई तथा गामा इक्वल जेड रख दो, ठीक है। प्राप्त प्रतिबंध, अब ये रखने के बाद जो भी प्रतिबंध प्राप्त होगा ना, रख दो। प्राप्त प्रतिबंध, प्रतिबंध चर बिंदु का बिंदु पथ होगा। ये लो, ये प्रोसेस ध्यान रखनी है आपको। कभी भी आपको बिंदु पथ नाम आ जाए, बिंदु पथ निकालो, तो इस प्रोसेस के अनुसार अपने को चलना पड़ेगा, ठीक है। पहले फटाफट इसको नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन लेता हूँ बिंदु पथ का मैं। चलो क्वेश्चन लेते हैं, दिख रहा है क्या। एक चर बिंदु इस प्रकार गति करता है
कि इसकी बिंदुओं 1 0 0 तथा -1 0 0 से दूरियों का योग, ये दिख रहा है क्या, सदैव दस रहता है। इस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करो। ध्यान देना, एक चर बिंदु है तो उसको मान लेंगे अल्फा बीटा गामा। इस प्रकार गति करता है कि इसकी इन दोनों बिंदुओं से दूरियों का योग सदैव कितना रहता है 10। ये शर्त दे दी है, मैंने कहा ना जो क्वेश्चन में शर्त दे रखी है उसमें रख लेना है। तो इस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है। चलो अपने प्रोसेस के हिसाब से चलते हैं। माना वह बिंदु क्या कह दूँ, अल्फा बीटा गामा, चाहो तो पी नाम देना, चाहो तो पी दे दो, है ठीक है। और इन बिंदुओं में नाम देता हूँ यहाँ ए और ये बी। आपको क्या कह रखा है, शर्त क्या कह रखी है, सुनिए शर्त बताओ क्या कह रखी है। अपना जो बिंदु है, इस बिंदु की उन दोनों बिंदुओं से दूरी, यानी पी की ए से दूरी क्या होगा पी ए, पी की बी से दूरी क्या हो गई पी बी, इनका योग कितना रहता है सदैव, तो इक्वल टू 10 ले लो। पी ए प्लस पी बी इक्वल 10। पी ए निकालना आता है दूरी सूत्र आपको 10th क्लास वाला, अंडर तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो अल्फा -1 होल स्क्वायर, बीटा -0 तो बीटा स्क्वायर हो गया, और गामा -0 हो गया गामा स्क्वायर, प्लस ऐसे ही पी बी आ जाओ, पी बी अल्फा और माइनस हो रहा है वहाँ पर तो प्लस हो जाएगा अल्फा +1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर और इक्वल टू 10। ठीक है। हाँ भाई, अब बताओ, अब अपने को ये दोनों अंडूट हटाने हैं। कैसे हटे बताओ, क्या प्रोसेस है। सीधा वर्क कर ले भाई, ये छोड़ो, एक बार सिंपल सी बात लेता हूँ इधर। आपके पास ऐसा आ जाए अंडूट p + अंडूट q इक्वल 10, ऐसा आ जाए। अब बताओ दोनों अंडूट हटाने कैसे हटाओगे। अगर आप वर्क करोगे तो होल स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर बनता है a² + b², यहाँ तो हट जाएगा +2ab आएगा, वो फिर अंडूट रहेगा। हालांकि 2 बार अपने को वर्क करना पड़ेगा दोनों पे अंडूट है तो इसमें प्रोसेस इजी क्या रहती है, एक अंडूट को उठा के उधर ले जाओ। अब आप वर्क कर लो, हालांकि हटेगा नहीं अभी भी, पर ये आपके थोड़ा इजी हो जाएगा। चलो देखो करता हूँ मैं एक तो इधर रख लेता हूँ, अल्फा -1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 10 - अंडरूट अल्फा प्लस बीटा अल्फा +1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ठीक है, मैं दोनों पक्षों का क्या कर देता हूँ, वर्ग कर देता हूँ। वर्ग करते इधर तो स्क्वायर अंडरूट कैंसिल हो गया, क्या बचा इधर अल्फा -1 का होल स्क्वायर प्लस चलो इक्वल टू आ जाओ। इधर ये a है और माइनस ये पूरा b है का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, तो a² हो गया 10 का स्क्वायर 100 प्लस b² हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडरूट हट जाएगा अल्फा प्लस बीटा 1 होल स्क्वायर है प्लस बीटा स्क्वायर प्लस a² प्लस ये b²। ठीक है, और -2ab -2a का मान 10 तो गया, ये 20 हो गया क्या 2a, और b की जगह ये रूट आ गया पूरा का पूरा अल्फा +1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ऐसा बन गया भाई। ये कौन है, बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये कौन है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो बचा
अब देखो उस अंडर रूट को एक तरफ रखना है अपने को अकेले को, बाकी सबको उठा के इधर ले आना है। तो इधर लाएंगे तो बताओ क्या बनेगा मेरे पास, ये क्या है एल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये इधर आएगा तो क्या बनेगा एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस 1 का -100 इक्वल -20 अंडर रूट एल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। हाँ बोलो भाई, इन दोनों गोल्स को खोलना आता है, खोलना आता है ना, सीधा कैंसिल कर दो, या डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम ध्यान रख सकते हैं। अरे से डायरेक्ट ध्यान रखो आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2 भी आएगा, ये भी आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, ये +2ab भी आएगा, +2ab आगे माइनस है तो -2ab और -2ab माइनस का 4ab, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ इन दोनों का मान माइनस का 4ab, ab बोले तो एल्फा, अरे समझ रहे हो मेरी बात, और -100 है ही, उधर क्या है -20, ये अंडर रूट ऐसा कैसा एल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों -4 कॉमन आ रहा है देख लो, और -4 कॉमन आके माइनस कट जाएगा और 20 भी कट जाएगा, तो -4 कॉमन आने के बाद आपके पास बचेगा यहाँ एल्फा प्लस 25 और उधर बचेगा, ये कट गया 4 से 5 अंडर रूट एल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। अब वापस मेरे को अंडर रूट हटाना है तो क्या कर लिया जाए, वापस फिर से एक बार और वर्क कर लिया जाए, एक बार और वर्क करेंगे देख लो क्या बन जाता है। ये बचा मेरे पास, इसका मैंने वर्क कर लिया, इधर इसका वर्क कर लिया, बोलो ये हो गया एल्फा स्क्वायर प्लस 2ab का मान हो गया 50, एल्फा प्लस 25 का स्क्वायर हो गया 625, ठीक है बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो, दिख रहा है ना ये, आगे बढ़ते हैं। 5 का स्क्वायर हो गया 25 और इसका अंडर रूट हट गया, तो ये क्या बन गया एल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, साथ में एल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर भी खोल लो, बोलो क्या बनेगा एल्फा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा प्लस 1, ये बनेगा ना, और प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपनी जगह पढ़ाई है। अब सबको इंटू करके एक तरफ ले आओ आप, या तो इन सब को उधर ले जाओ आप, क्या बनता है देखो, आपके पास बनेगा क्या बनेगा, ये 25 एल्फा स्क्वायर है देखो, ये एक एल्फा स्क्वायर 2000 घट जाएगा तो क्या बनेगा 24 तो हो गया एल्फा स्क्वायर, 24 एल्फा स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते एक बार, उसके बाद बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इधर पड़ा ही ऐसा कैसा, ये 25 से गुणा होगा तो 25 बीटा स्क्वायर 25 गामा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एल्फा की बात कर ले, ये हो गया 50 एल्फा और ये भी कितना है, ये कैंसिल आउट हो गया, फिर इस 25 का 1 से गुणा करें 25 और 625 हो जाएगा तो -625 घट जाएगा 25 में से, तो माइनस का 600 और इक्वल टू बच गया 0। आगे बात समझ में, ये अपना लास्ट आ गया रिजल्ट। अच्छा आपने ये भी देखा होगा कि एल्फा बीटा गामा के अलावा कोई और चर राशि नहीं है, कांस्टेंट तो है 1 है, ये तो कांस्टेंट है 100 है, ये तो कांस्टेंट है, कोई चर राशि तो नहीं है ना इसके अलावा, अरे कोई XYZ तो नहीं है ना और अलग से नहीं है ना, तो आपके ये आ गया प्रतिबंध। अब लास्ट में क्या करते हैं, एल्फा की जगह x, बीटा की जगह y और गामा की जगह z रख देते हैं, तो ये होगा 24 x स्क्वायर प्लस 25 y स्क्वायर प्लस 25 z स्क्वायर और -600 इक्वल टू 0। ये आपके बिंदु पथ है, इस चीज़ को बिंदु पथ बोलते हैं, तो निकालना सीख लो, अपने काम आएगा क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन तो बुक में भी है बिंदु पथ का, ठीक है। चलो फटाफट नोट कर लिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी चर समतल पर मूल बिंदु से डाले गए लंब के लंबपाद का
बिंदु पथ ज्ञात करो यदि यह है चर समतल सदैव ये चर समतल एक स्थिर बिंदु ए बी सी से गुजरता हो। ये क्वेश्चन करना है अपने को, ध्यान देना। मैं डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, पहले तब समझ में आएगा। चर समतल जानते हो ना। अब की बार एक समतल है, वो खुद गति कर रहा है, यहाँ है, यहाँ से ऐसे हो गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, थोड़ा टेढ़ा और हो गया, ऐसे हो गया, फिर वो ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, गति कर रहा है, वो किसी भी हिसाब से गति कर रहा है। अब कोई मूल बिंदु है, मान लो यहाँ मूल बिंदु है, पहले समतल यहाँ है, इस मूल बिंदु समतल पे क्या डाला गया, लंब डाला गया, जहाँ जाके लंब टकराया वो बिंदु क्या हो गया, लंबपाद, ठीक है। लेकिन समतल थोड़ा टेढ़ा हो गया, ऐसे हो गया, तो मूल बिंदु अपनी जगह स्थिर है, ठीक है। समतल थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो फिर इस बिंदु से फिर लंब डाला गया, तो लंबपाद यहाँ गया। फिर समतल मान लो यहाँ ऐसे हो गया, ये मूल बिंदु है, लंब डाला गया तो लंबपाद यहाँ गया। तो जो लंबपाद डाला जा रहा है, उस बिंदु का जो बिंदु पथ बन रहा है वो कैसे आकृति बनेगा, उसकी इक्वेशन आ रही है बात समझ में। तो सुनना गौर से। यदि अपने को क्या है, चर समतल दे रखा है, चलो मैं ये समतल एक बार यहाँ ले लेता हूँ, हालांकि गति कर रहा है ये लो, ये समतल है, ठीक है। ये मूल बिंदु है 0 0 0, ठीक है। इससे लंब डाला गया, ठीक है। तो ये जो लंबपाद जहाँ टकराया, इस बिंदु का मुझे बिंदु पथ चाहिए, इस बिंदु क्या चाहिए, तो जिस बिंदु का मुझे बिंदु पथ चाहिए उस बिंदु को मैं क्या मान लेता हूँ, अल्फा बीटा गामा, बताया ना मैंने। तो जो समतल के लंबपाद का बिंदु पथ है, ये समतल जो लंब डाला गया, इसका बिंदु पथ चाहिए, तो इसको मैंने क्या मान लिया, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब गौर से देखो, क्या ये समतल दिख रहा है आपको, ये एक बिंदु से गुजर रहा है, क्या गुजर रहा है। तो एक बिंदु के समतल वाला समीकरण हमने कल सीखा था, तो वो यहाँ काम में आएगा। एक मिनट रुको। तो उसके लिए मेरे को दो चीज़ चाहिए थी, क्या क्या, एक तो मेरे को अभिलंब चाहिए था, अभिलंब बोल दो चाहे लंब सदिश बोल दो, इसके लिए तो यहाँ तो दोनों एक ही बात है। तो बताओ लंब सदिश कैसे निकालोगे, समतल लंब सदिश इन दोनों से निकाल सकते हो ना आप। भैया मान लो अगर P है तो आप OP नहीं निकाल सकते, OP इक्वल उसको आप n कह सकते हो, मतलब अभिलंब कह सकते हो ना। क्या बनेगा, एल्फा माइनस जीरो का एल्फा माइनस जीरो आ गया ना, x2 माइनस x1 है, तो एल्फा आई कैप बीटा जे कैप और गामा के कैप, ये सदिश बन गया, अभिलंब सदिश बन गया। और ये समतल एक बिंदु से गुजर रहा है, क्या वो बिंदु के पास में एल्फा बीटा गामा, अरे है या नहीं है। तो बिंदु आपके पास में है, अभिलंब आपके पास में है, तो समतल का समीकरण आप निकाल सकते हो ना। तो आप लिखोगे चर समतल का समीकरण। एक बार मैं समीकरण लेता हूँ, बिंदु पथ इसी से बनेगा। तो बताओ क्या बनेगा भाई, ए की जगह मेरे पास क्या है, देखो अनुपात एल्फा है, एल्फा x माइनस x1, तो x माइनस x1 का मतलब मैं ये बिंदु लेता हूँ, तो एल्फा बीटा गामा ये बिंदु है, तो एल्फा प्लस दूसरा दिख अनुपात बीटा y माइनस बीटा प्लस गामा z माइनस गामा इक्वल टू 0, ऐसे तो लेते हैं। तो ये अपनी शर्त आ गई है, शर्त ही है अब की बार। चलो ये तो ठीक है, मैंने अल्फा बीटा गामा इसमें पुट कर दिया। तो बात एक और याद करो, एल्फा बीटा गामा के अलावा कोई और चर राशि यानी x y z दिख रहा है, ये नहीं दिखना चाहिए, तो इनको हटाओ। अगर दिख भी गया तो इनको हटाओ। सर कैसे हटाएंगे, तो ये एक बात दे रखी है कि आपका जो समतल आ गया ना, ये समतल किससे गुजर रहा है, ABC स्थिर बिंदु से गुजर रहा है। तो ये बिंदु अपने यहाँ पुट कर सकते हैं ना। बिंदु जो पुट करते हैं हमेशा किस जगह पुट करते हैं, x y z की जगह, याद है क्या आपको। कोई बिंदु पुट करते हैं किस जगह पुट करते हैं, हम लिखेंगे चूंकि समतल स्थिर बिंदु ABC से गुजर रहा है, इसलिए तो ये एल्फा तो हो ही गया, ये हो गया A माइनस एल्फा, बीटा है ही, ये हो गया B माइनस बीटा
और गामा है ही, ये हो गया C माइनस गामा इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप अंदर गुणा करना चाहो तो कर लो। ये क्या बना, एल्फा इंटू एल्फा माइनस एल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, ये माइनस का इसको उठा के ले जाओ बराबर से उधर, तो क्या बन जाएगा एल्फा स्क्वायर प्लस, अच्छा इधर क्या हो गया ए एल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा, ऐसा बन गया ना। अब लास्ट में वो एक्स वाई जेड रख दो, एल्फा बीटा गामा की जगह क्या रख देना है एक्स वाई जेड, तो आपके बन गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। देखो ए बी सी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, पता ना आपको, स्थिर बिंदु है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपके इसका बिंदु बता गया अभी। क्लियर है, चलो फटाफट इसको भी नोट कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। 3 बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण सीखेंगे अपन। अब इसको नोट करो, बिंदु पद कवर कर लेना। आगे बढ़ते हैं, 3 बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण, और 3 बिंदु भी कौन से, असरेख, ध्यान रख लेना, 3 असरेख बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच पासेस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखो अब मैंने इस यहाँ पर ये असरेख नाम क्यों लिया, नॉन कोलिनियर नाम क्यों लिया, इसका रीज़न क्या है, सुनना मेरी बात, एक बार ध्यान देना आया। मैं मान लो ये बोर्ड पे मैंने 3 बिंदु ले लिए इसे, क्या ये तीनों सरेख है क्या, एक रेखा पे स्थित है क्या, अरे क्या ये तीनों बिंदु एक रेखा पे स्थित है क्या, नहीं है। तो इन तीनों, ऐसा एक कोई मुझे समतल बताओ जो तीनों बिंदुओं से गुजर रहा है। ये बोर्ड मान लो, ये बोर्ड तीनों बिंदुओं से गुजर रहा है, इसके अलावा मुझे और कोई समतल बता दो जो इन तीनों बिंदुओं से गुजर रहा हो, बोर्ड के अलावा। अगर मैं ऐसे कोई समतल गुजरूंगा, मान लो ऐसे गुजरा तो वो इन 2 से गुजरा, ये बाकी रह गया, ऐसे गुजारा तो वो इन 2 से गुजरा, ये बाकी रह गया। इसके अलावा कोई समतल नहीं हो, मतलब सिंगल समतल ऐसा हो सकता है जो किससे नहीं गुजरे, 3 असरेख बिंदुओं से गुजरे। लेकिन ये बात मैं सरेख की कर लूँ, मैंने 3 बिंदु ले लिए सरेख एक ही रेखा पर, इससे कितने समतल गुजर सकते हैं, इससे एक तो आपको बोर्ड दिख ही रहा है गुजर रहा है, एक मैंने यहाँ से ऐसे समतल खींच दिया, ऐसे बताओ तीनों बिंदुओं से नहीं गुजर रहा है क्या, देखो बोर्ड से। एक मैंने थोड़ा स्टेटा लेके यहाँ से ऐसे खींच दिया, ऐसे ऐसे, ये भी तीनों से गुजर रहा है, ऐसे खींच दिया मान लो, ये भी तीनों से गुजर रहा है। तो 3 सरेख बिंदुओं से तो अनंत समतल गुजर सकते हैं, अगर सरेख बिंदु है तो अनंत समतल गुजर सकते हैं, तो हम किसका समीकरण निकालेंगे, तो निकाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए सरेख नाम नहीं होगा, क्या होगा असरेख, 3 बिंदु असरेख होने चाहिए तभी समतल का समीकरण निकलेगा। ठीक है, तो समतल का समीकरण भी लेंगे अपन, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन डायरेक्ट, इसमें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा क्वेश्चन से। ठीक है, 3 बिंदुओं दो माइनस 1 3 1 0 2 व 3 2 1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण बताओ। तो देखो क्वेश्चन में अगले ने नाम ही नहीं लिखा है, सरेख है, सरेख कोई नाम नहीं लिखा है, नहीं लिखा ना, इसने कहा 3 बिंदु दे दिए, क्या इससे गुजरने वाले समतल का समीकरण निकाल बताओ। तो पहले तो ये सरेख है या नहीं है अपने को जांच करनी है, ये अपने भी छोड़ दिया अगले ने। तो सरेख अगर मान लो तीनों बिंदु सरेख निकल गए, तब तो हम क्या कह देंगे, क्या कह देंगे, तब हम कह देंगे समतल का अस्तित्व है नहीं है। और तीनों असरेख निकल गए, तब हम क्या करते हैं वो बताएंगे। ठीक है, पहले चलो जांच कर लेते हैं। सरेख की जांच करना आता है, इसको ABC नाम दे दो। चलो कैसे जांच करते हैं, आप AB सदिश निकाल लो, जांच अपने आप हो जाएगी। AB सदिश बताओ, 2 माइनस 1 i कैप माइनस 1 माइनस 0
माइनस जे के, 3 माइनस 2 प्लस के। ऐसे कोई दूसरा सदिश निकाल लो, कोई सा भी, ए भी निकाल लिया, दूसरा बी सी निकाल लो, चाहे ए सी निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, आपकी इच्छा वो आप सदिश निकाल लो। ठीक है, कौन सा निकालना चाहते हो बताओ? आपको किसी हमें सी निकालना, बी सी निकालना चाहते हैं, चलो ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी निकालोगे बताओ, 3 माइनस 1 2 आई, 2 माइनस 0 प्लस का आगे प्लस का 2 जे, 1 माइनस 2 माइनस का के। अब आपके पास दो सदिश आए हैं, सदिशों से पता चलता है आपको समांतर सदिश, नाम सुना है? समांतर या सहायक सदिश सुना है ना? क्या ये दोनों सहायक है क्या? A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, देख लो आप भाई, A1/A2 बनाओ तो क्या बनेगा? A1/A2 1/2 A1 ओके, 2 माइनस 1 माइनस कैसे आएगा? 2 माइनस 1 आई और माइनस 1 माइनस 0 जे। अच्छा ए भी बना लिया क्या मैंने? अच्छा ए भी, चलो बी ए लिख दूँ, क्या दिक्कत है? वो तो कोई भी बना लो, हेलो उसको चेंज करो, ऐसे बढ़िया इसको चेंज कर दिया मैंने, ए बी सी है। ठीक है, तो अब आपको तो ये देखना है क्या सहायक है क्या, इतना ही देखना है, चाहे बी निकालो चाहे बी ए निकालो। चलो ये बताओ, A1/A2 कितना बना? आई का गुणांक 1/2 और A1/A2 B1/B2 कितना बना बताओ? ये 1/2 और माइनस 1/2 बराबर नहीं है, तीसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो तीनों बिंदु असहायक है। चलो भाई, असहायक आ गया। सहायक आता तो हम कहते हैं समतल का अस्तित्व नहीं है, असहायक आ गया समतल का अस्तित्व है। अब समतल कैसे निकाले, अब आते हैं अगली बात पर, दूसरी बात। हाँ, अब हम क्या लेंगे? एक समतल लेंगे, उस समतल में 3 बिंदु शो करेंगे। ये मान लो A है, कहीं भी ले लो, ये मान लो B है, और यहाँ ले लो, चलो ये मान लो C है, शो कर दिए। समतल पे स्थित है 3 बिंदु। आपको कुछ नहीं करना, इन तीनों बिंदुओं से कोई भी 2 सदिश बनाने, जैसे बनाए थे 2 सदिश, कोई भी 2 सदिश बनाने हैं। बोलो कोई भी 2, चलो मैंने बना लिया, एक तो AB या BA बना लो, वही काम में ले लेंगे, सेम टू सेम ऊपर वाला ही। मैंने बना लिया एक तो BA और एक बना लिया BC। B से शुरू होने वाले बनाने कोई ज़रूरी नहीं है, इसके अंदर कोई से भी 2 बना सकते हो। अगर आप ये भी बनाओगे तो ये भी तो समतल के अंदर ही, अलग बाहर थोड़ी चला गया। अब मुझे एक बात, तो ये दोनों समतल, दोनों सदिश एक समतल में है क्या? और ये मेरा मार्कर है, ये इसका विलंब है, ये इन दोनों के लंबवत नहीं होगा क्या? और दोनों के लंबवत कैसे निकालते हैं? मेरे पास AB और BC है, सॉरी BA और BC सदिश है, इसका मैं अभिलंब कैसे निकालूंगा? दोनों का क्रॉस होता है, वो अभिलंब नहीं होता है क्या? पीछे हम सीख के आए हैं। अब मुझे इस समतल का समीकरण चाहिए भाई, तो A का मान आपके पास में कितना है? 2 माइनस 1 3, सुनते जाना गौर से। B का मान कितना है? 1 0 2 और C का मान 3 2 1। चलो ये मेरे पास 3 बिंदु दे रखे हैं। पहले तो मैं इसका n का मान निकाल लेता हूँ। तो आप निकालोगे BA क्रॉस BC इक्वल n। भाई दोनों का क्रॉस वाला गुणा लंबवत होता है, इसके इसका क्रॉस वाला गुणा कर दूँ, वो कहाँ होगा? इसके लंबवत, और इसके लंबवत होगा तो क्या मिल जाएगा? n मिल जाएगा, अभिलंब मिल जाएगा समतल का। ये रहा समतल का अभिलंब। कैसे निकलता है? सारणिक से I J K BA और ले लो, कितना कितना? 1 माइनस 1 1 2 2 माइनस 1। चलो ये आ गया। अब आप वैसे निकाल लो, n इक्वल क्या आएगा देख लो। हाँ क्या आएगा बताओ? सीधा लिख दूँ डायरेक्ट? तो ये इससे गुणा होगा 1 माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस का तो आ गया I, माइनस J की सीध में करेंगे तो माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 तो प्लस हो जाएगा 3J। K की सीध में करेंगे तो ये आ गया 2 और प्लस 2 4 प्लस 4K। ये आपके अभिलंब आ गया। अच्छा अभी गौर से सुनना, अभिलंब आपके पास में आ गया है और एक बिंदु अगर आपको मिल जाए तो आपका काम बन जाए ना। समतल पे स्थित एक बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण याद है? एक बिंदु और अभिलंब चाहिए। ये रहा अभिलंब और ये रहे 3 बिंदु। और कितने बिंदु? 3। हमें तो एक चाहिए। कोई सा ही काम में ले लो, जो अच्छा लगे वो काम में ले लो, ठीक है। अब आप उससे अच्छा लगे वो काम में लेंगे, सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। आप तीनों से बारी बारी के एक बार ये बिंदु लेके देख लो, फिर एक बार ये लेके देख लो, आपकी इच्छा फिर ये लेके दो, तीनों आंसर सेम बनेंगे।
ठीक है, कोई सा एक बिंदु उठा लो आप जो अच्छा लगे। तो समतल का समीकरण क्या हुआ, ये प्रोसेस सीख लेना आप, ये ज़्यादा बेटर है आपके, ठीक है। तो समतल का समीकरण क्या हुआ बताओ, ए की जगह आ गया -1, x माइनस x1, कौन सा बिंदु पकड़ रहे हो आप, ये पकड़ लो, चलो इजी है, 1, ठीक है, प्लस b का मान आ गया 3, y माइनस y1 का मान ले लो 0, और प्लस c 4, z माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको आप इंटू वगैरह कर लो। आप कभी भी कन्फ्यूजन है, आपको लग रहा है सर ये बिंदु लेने पूरी आंसर नहीं आएगा, तो आप बिल्कुल 100% ये बिंदु भी आप लेके देख सकते हो, आंसर सेम आएगा, आप देख लेना करके खुद ट्राई, ठीक है। इसको आप आगे कर लोगे आप, ये आपके समतल का समीकरण। अगर आपको 3 बिंदु दे रखे हैं तो आप इन 3 बिंदुओं से 2 सदिश बना लो, और 2 सदिश का विलंब हमें निकालना आता ही है, तो मेरे को विलंब मिल गया, और 3 बिंदुओं में से कोई सा भी एक बिंदु काम में ले लो, ठीक है। तो एक बिंदु फॉर्म वाला अपन इसमें काम में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर आपके यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसमें आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखा दूँ मैं आपको, स्टैंडर्ड रिजल्ट। तीन बिंदुओं से ए, इसका सदिश ए हो गया, ठीक है, या ऐसे कह दो a x1 y1 z1 b x2 y2 z2 तथा c x3 y3 z3। तीन असरेखीय असरेखीय, ठीक है, बिंदुओं से ए बी तथा सी से गुजरने वाले समतल का समीकरण, ठीक है। 2 रूप बनाता हूँ मैं। पहला देखो, सूत्र से भी आप ध्यान रखते हो, वो तो प्रोसेस है ही, डायरेक्ट सूत्र भी ध्यान रख सकते हो आप। पहला है सदिश रूप, सदिश रूप क्या होता है, r माइनस ए, आर कोई चर बिंदु, उसमें से ए कौन है, इस बिंदु का स्थिति सदिश ए का, ठीक है। फिर बॉक्स में ले लेना आप, बॉक्स r माइनस ए, b माइनस ए, ठीक है, और c माइनस ए, b माइनस ए, c माइनस ए, ऐसे ले सकते हो आप, जहाँ ए बी सी तीनों बिंदुओं के क्या है, स्थिति सदिश। वैसे b माइनस ए को आप ए बी सदिश भी लिख सकते हो ना, अरे क्या लिख सकते हो, ए बी, इसको एस सी, तो आप चाहो तो ए बी एस सी भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है तो, ठीक है। चलो मैं आपकी इच्छा हो गई तो इसे यहाँ लिख दूँ ए बी, और यहाँ लिख दूँ एस सी, कोई दिक्कत नहीं, ये भी काम ले सकता, इक्वल टू 0। ये भी 3 बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण है। तो आर क्या हो गया, एक्स आई वाई जेड के ले लोगे, ए क्या हो गया बिंदु, ए बी सदिश आपको बनाना आता ही है, ए सी आपको बनाना आता ही है, और इन तीनों का बॉक्स निकाल लेना, समतल का समीकरण आ जाएगा। और अगर आप बॉक्स में ही छोड़ते हो तो वो सदिश रूप में रह जाएगा, और बॉक्स निकाल के सोल्व करके दिखा दोगे तो वो आपका अदिश रूप आ जाएगा, यानी कार्तीय रूप आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। चलो दूसरा कार्तीय रूप, कार्तीय रूप सीधा ही बता सकते हो आप, कार्तीय रूप का मतलब अदिश रूप। अरे ये बॉक्स एक सदिश में दर्शा रहे हैं अपन, अदिश में क्या होता है, वो सारणिक नहीं होता है, बॉक्स का मान याद करो आप, सारणिक। अरे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 याद रहा कुछ आपको, तो वैसे इसका सारणिक बन जाएगा। सारणिक बनेगा तो कैसा बनेगा, A1 B1 C1, A1 की जगह ये चीज़ है, तो यहाँ से क्या चीज़ बनेगा भाई, इसका निर्देशांक है, R का निर्देशांक क्या होता है, XYZ, और इसका X1 Y1 Z1 होता है हिसाब से। तो पहली पंक्ति इसके अकॉर्डिंग बनेगी, X माइनस X1 Y माइनस Y1 और Z माइनस Z1, इसके अकॉर्डिंग बनेगी। दूसरी बनेगी इसके अकॉर्डिंग, ये क्या AB है क्या, AB X1 Y1 Z1 और X2 Y2, तो इसको सदिश निकलता है, कैसे निकलता है, पीछे वाला पहले लिखा जाता है ना, तो X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1 और Z2 माइनस Z1, ऐसे इसका सदिश निकलेगा, कैसे निकलेगा, X3 CX3 हो गया ना, माइनस X1 Y3 माइनस Y1 Z3 माइनस Z1 इक्वल टू 0। और आ रही है बात समझ में, दिख रहा है क्या ये,
चलो आप यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हम डायरेक्ट काम में ले सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नए कंसेप्ट की ओर। अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण। अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण, ठीक है। अब अंतःखंड रूप में आप 11वीं क्लास में रेखा का समीकरण पढ़ गए हो, वो ध्यान में है क्या आपको? अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण, अंतःखंड होता क्या है, ध्यान में है क्या? क्या होता है? जैसे ये होता था 11वीं में, देखो बता दूँ, ये एक्स एक्स और वाई एक्स होते थे, ठीक है। कोई रेखा ऐसे गुजर रही है, तो मूल बिंदु से कितनी दूरी पर एक्स एक्स को काट रही है, ठीक है। ये दूरी है, ये ए कहलाता था, इसको बोलते थे एक्स अंतःखंड। क्या बोलते थे? एक्स अंतःखंड। और ये रेखा वाई एक्स को कितनी दूरी पे काट रही है मूल बिंदु से, इसको हम स्मॉल बी कहते थे, याद आ रहा है? ये होता था वाई अंतःखंड, ये एक्स अंतःखंड, ये तब रेखा का समीकरण बनता था एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी और बराबर 1। याद आ रहा है आपको? ये रेखा का अंतःखंड रूप में समतल का रेखा का अंतःखंड रूप में समीकरण था। अब वही बात समतल में आ गई। जैसे रेखा काट रही है, वो किसको काट रही है? 2D को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब जेड एक्सिस और आ जाए, उसको को काटने वाला तो कौन होगा? समतल होगा। कैसे? जैसे मान लो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कैसे लेंगे? मार्कर की तरह। अब ऐसा कोई समतल बताओ जो तीनों को काटे, बताओ कैसे? कैसे? ऐसे यहाँ से, ये तो मार्कर हो गया, यहाँ से एक टेढ़ी दीवार खींच दे, ऐसे तिरछी दीवार, तो इसको भी काटे, यहाँ इसको काटे, यहाँ इसको काटे, ऐसे करके खींच सकते हैं टेढ़ी दीवार, ऐसे तिरछी दीवार। समझे मेरी बात? और ये मैं एक बार यहाँ दर्शा देता हूँ, ये आपके जेड एक्स है, तो कोई ऐसे मान लो समतल खींचा, तीनों को काट रहा है, ये मान लो आप। समझे मेरी बात? तो ये जो समतल आपको दिख रहा है, जो तीनों को काट रहा है, ये मूल बिंदु होगा इसका, तो तीनों को काट रहा है, ठीक है। ये समतल है, इसका मैं अंतःखंड रूप में समीकरण निकालूंगा। तो अंतःखंड रूप में निकालूंगा तो ये वाली दूरी मैं कहता हूँ ए एक्स एक्स पे, ये वाली मैं कहता हूँ बी और ये वाली मैं कहता हूँ सी, ठीक है। अब अंतःखंड का समीकरण क्या होता है? समीकरण लिख दूँ मैं, एक्स बटा ए, रेखा वाला याद है ना, प्लस वाई बटा, बस इसमें जेड बटा सी और आ जाएगा, और इक्वल टू 1। ये तो याद रखने वाली बात। ये ए बी सी क्या चीज़ है भाई? जहाँ ए बी सी क्या है? समतल के दिक् अनुपात नहीं है, ध्यान रख लेना, समतल के दिक् अनुपात नहीं है। यहाँ ए बी सी अंतःखंड है, ऐसे ए बी सी देखते ऐसे थोड़ी टूट पड़ते कि ये दिक् अनुपात ही है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैंने अपने समतल का समीकरण ऐसा पढ़ा था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, याद आ रहा है, प्लस डी इक्वल 0। इसमें ए बी सी क्या थे? दिक् अनुपात। क्यों थे? क्योंकि एक्स के गुणांक थे, एक्स का गुणांक था ए, वाई का गुणांक बी, जेड का गुणांक सी, तो गुणांक की वजह से हमने इसको क्या कहा था? दिक् अनुपात कहा था। लेकिन यहाँ बात करें तो यहाँ ये ए जो दिख रहा है, एक्स का गुणांक थोड़ी है, एक्स का गुणांक क्या है? 1/a, 1/a दिक् अनुपात है इसका, 1/b है, 1/c है। समझे मेरी बात? 1/a, 1/b, 1/c, एक्स वाई जेड गुणांक देख लेना आप तो, ठीक है। तो जहाँ ए बी सी क्या है? अंतःखंड। अंतःखंड क्या होते हैं? मूल बिंदु से समतल कितनी दूरी पे काट रहा है एक्स एक्स को, वाई एक्स को कितनी दूरी पे काट रहा है, जेड एक्स को कितनी दूरी पे काट रहा है, वो दूरियाँ होती है अंतःखंड, ठीक है। अंतःखंड है। तथा अगर मैं इसके डी आर की बात करूँ, दिक् अनुपात की बात करूँ, तो क्या होगा? 1/a, 1/b, 1/c। ये चीज़ ध्यान रखना, ए बी सी नहीं है। अच्छा, अब आपको इसे सूत्र का प्रूफ बताओ, तो प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। इस पे आ जाओ वापस। ये क्या लिया था मैंने? ए। अगर ये ए है तो ये बिंदु बताओ जल्दी से, क्या होगा? A 0 0, ये बताओ जल्दी से। 0B 0, ये बताओ जल्दी से। 0 0 C, वेरी गुड। गौर से देखना, ये समतल है, ये 3 बिंदुओं से गुजर रहा है क्या? और 3 बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण तो हम सीख के आ चुके हैं। 3 बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण हम सीख के आ चुके, नहीं आ चुके? वो लगा लो यहाँ पर,
ठीक है, चलो लगाते हैं 3 बिंदु वाला। बिंदुओं क्या क्या है, A0 0, 0 B0 व 0 0 C से गुजरने वाले समतल का समीकरण। हाँ भाई, कौन सा लगाए, अदिश लगाए सदिश लगाए, कौन सा रूप लगाए बताओ, या बॉक्स वाला लगाऊं? बॉक्स वाला लगाऊं? चलो बॉक्स वाला क्या था याद करो, R माइनस ए, ठीक है, ए बी एस इक्वल 0, ठीक है। इसका एक रूप लेगा, सदिश सदिश रूप, ये एक ही रूप है बस, ठीक है। इस सदिश को मैं बदल दूंगा आदेश में, है ना, आगे जाकर। चलो बताओ, R का मान मैं क्या लूँगा भाई, वैसे एक्स आई वाई से जेड के लूँगा ना, और इस बॉक्स को मैं वैसे बदलूँ तो क्या बदल सकता हूँ, क्रॉस डॉट में बदलना आता है क्या आपको? तो ये हो गया R माइनस ए डॉट ए बी क्रॉस एस सी, ऐसा कुछ बनेगा नहीं बनेगा, इक्वल 0। चलो R माइनस ए का मान रख देते हैं अपन, R तो एक्स आई वाई जे जेड के, और ए हो गया ये बड़ा बिंदु ए आई 0 जे 0 के, नहीं समझे? पहले मैं R का मान रख दूँ एक्स आई वाई जे जेड के माइनस ए का मान है ये रहा ए आई, इतना ही है, बाकी 0 हो गए। चलो इसको डालो इस ब्रैकेट में, डॉट ए बी निकालना था, ए बी ये रहा ए बी, कैसे निकालेंगे, 0 माइनस ए क्या या माइनस 0 माइनस ए हो गया ना, माइनस ए आई, फिर b माइनस 0 प्लस बी जे, 0 माइनस 0 0 हो गया। चलो ये आपके ए बी का मान आ गया। क्रॉस किसका मान चाहिए, एस सी का, एस सी का कैसे निकलेगा, 0 माइनस 0, तो ये तो 0 हो गया, 0 माइनस एस सी निकालना है क्या, ए सी ए सी ए सी, तो सी माइनस ए तो निकाल रहे हैं, ये निकलेगा सॉरी, 0 माइनस ए, 0 माइनस ए हो गया माइनस ए आई, 0 माइनस 0 ये 0 हो गया, सी माइनस 0 सी के इक्वल 0। ये दो सदिश आगे, क्रॉस आप चाहो तो वैसे निकाल लो, चाहो तो सिंपल तरीके से निकाल लो, जो भी आप क्रॉस का फंडा उचित समझते हो वो लगा सकते हो। अच्छा यहाँ ये आई है क्या, ये भी आई है क्या, आई वाले में आई कॉमन ले लो, आई कॉमन ले तो कैसा बन गया ये एक्स माइनस ए आई के, और जे और के तो अकेला अकेला है, प्लस वाई जे के प्लस जेड के डॉट का डॉट, इन दोनों क्रॉस सिंपल निकाल लूँ मैं बिना सारणिक से, तो बताओ क्या बनता है, ए आई का गुणा ए आई से किया 0, ए आई का गुणा इससे किया, आई का के से किया तो माइनस आएगा, और माइनस यहाँ तो प्लस हो गया एस सी, साथ में आएगा जे, फिर जे की बारी आ गई, बीच जे का गुणा आई से किया, सही तो है, एक बार रोक इसको, एक बार रोक, हाँ ध्यान दो भाई। तो ये ए का गुणा मैंने ए आई का गुणा ए से किया 0 आ गया, और ए का आई का गुणा के से किया तो क्या आ गया, जे आ गया, किसका जे आया, माइनस का, लेकिन माइनस यहाँ तो प्लस हो गया, और ए का सी से गुणा हो गया एस सी जे के, ठीक है। अब आ गया इसका गुणा इससे करेंगे, तो जे का गुणा आई से करते हैं तो वही बात माइनस आएगा, और माइनस के पास है तो आ गया प्लस ए बी, जे और आई तो आएगा तो बच गया कौन, के। जे का के से गुणा किया सीक्वेंस में है तो प्लस का बी सी आई के, सही है ना, और इक्वल टू 0। ये अगर गुणा आपको इस टाइप से समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो भी तरीका लगा सकते हो, दोनों का सारणिक बना लो, अलग से बना के जो वैल्यू आती हो आप यहाँ पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, अब देखो एक ये सदिश है, एक ये सदिश, दोनों का डॉट है क्या, आपस में डॉट कर लिया जाए तो क्या बनता है, आई वाले गुणा आई वाले से क्या बनेगा, एस सी एक्स माइनस ए, आई सॉरी आई ये है, बी सी है, सॉरी बी सी एक्स माइनस ए, जे वाले का जे वाले से तो आ गया एस सी साथ में वाई, एस सी वाई, और
के वाले का के वाले से, तो प्लस ए बी जेड इक्वल टू 0। आगे आ जाओ इधर। अब मुझे बताओ, इसको अंदर इंटू कर सकते हैं अपन, क्या आ जाएगा, बी सी एक्स माइनस ए बी सी प्लस ए सी वाई प्लस ए बी इक्वल टू 0। ये मैंने सब लिख दिया है। अब क्या करता हूँ मैं, ये बी सी उठा के तो ले जाता हूँ, क्या पड़ गया बताओ, बी सी एक्स ए सी वाई ए बी जेड इक्वल ए बी सी। अब मैं क्या करता हूँ, देखो जो प्रूफ करना है उसमें बराबर मुझे एक चाहिए, कॉमन सेंस लगा लो। तो दोनों पक्षों में किसका भाग दूंगा, ए बी सी का। तो ये करने के बाद में इधर भी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी भाग दे दिया। बी सी से बी सी कट गया, क्या बच गया, एक्स बटा ए सी से ए सी कट गया, क्या बच गया, ए बी से ए बी कट गया, क्या बच गया, जेड अपॉन सी। और ए बी सी से ए बी सी पूरा कट गया, क्या बच गया, 1। अरे बात समझ में आई क्या, क्लियर एकदम। हाँ तो डेरिवेशन कर लेना, और थोड़ा ये इनटू वाला थोड़ा ध्यान रखा करो, आप ढंग से किया करो, कन्फ्यूजन मत किया करो बीच में, ठीक है। हाँ तो देख लेना, आई का जे से गुणा होता है तो क्या आता है, के आता है, और गुणांक जब आपस में गुणा में आते हैं, ए और सी का होता है, इससे आता है हिसाब से। समझ रहे हो मेरी बात है। चलो फटाफट नोट कर लिया जाए। चलो इस पे क्वेश्चन लेते हैं। एक समतल निर्देशी अक्षों को बिंदुओं कैपिटल ए बी तथा सी पर प्रतिच्छेद करता है तथा त्रिभुज ABC का केंद्रक अल्फा बीटा गामा है, तो इस समतल समीकरण ज्ञात करो। ये आपकी बुक में मिलेगा क्वेश्चन ऐसा। एक समतल निर्देश अक्षों को किस पे काट रहा है, ABC 3 बिंदुओं पे काट रहा है, और ये अल्फा बीटा गामा क्या है, त्रिभुज का केंद्रक जानते हो कभी 11th पढ़ गए हो तो, क्या होता है त्रिभुज का केंद्रक, 4 केंद्र पड़ते हैं त्रिभुज के, 4 केंद्र कौन कौन से, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक, चारों सिखाए भी थे। चलो अभी ध्यान दो आप, केंद्रक क्या होता है इधर लिख देता हूँ, ये त्रिभुज है, ठीक है, A B और C। तो इसके निर्देशांक क्या हो गए, x1 y1 z1, इसके क्या हो गए x2 y2 z2, इसके क्या हो गए x3 y3 z। केंद्र क्या होता है, 3 माध्यिकाएं खींचे उनका परिच्छेद बिंदु या संगामी बिंदु, 3 माध्यिकाओं का संगामी बिंदु। तो वो बिंदु मान लो ये है, इसको मैंने G नाम दे दिया ना। तो G होता क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। दूसरा हो गया y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 बटा 3। ये आपके केंद्र होता है। तो आप डायरेक्ट ध्यान रख लो, ठीक है। 11th में तो प्रूफ भी हो रखा था इसका, ये आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो। देखा हुआ ना ऐसा, देख रखा नहीं देख रखा, देख रखा है। चलो आ जाते हैं अपन। चलो पहले मैं ऐसा बना लेता हूँ, x y और z। ये कोई समतल काट रहा है ABC पर, ठीक है, ABC पे काट रहा है। तो वो वही बात, ये मैं ले लिया A0 0, ये है तो ये B और ये C है, ये 0 भी 0,
और ये 0 0 सी। अच्छा, हमें दिख रहा है कि निर्देशीय अक्षों को तीनों काट रहा है कोई समतल, तो सीधी सी बात है अंतःखंड बना रहा है, तो हम अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण ले सकते हैं। नाम नहीं देगा उसका, वो ऐसे नहीं कहेगा अंतःखंड रूप में निकालो। तीनों निर्देशिक तलों को काट रहा है, मतलब अंतःखंड बन रहे हैं, तो हम अंतःखंड रूप लगा देंगे। ठीक है, तो ये बताओ समतल का समीकरण क्या हुआ? समतल का समीकरण क्या हुआ? x अपॉन ए y अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल 1। इसको समीकरण 1 दे दो। ये मैंने सुन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ABC मैंने मेरी तरफ से लिया है, ये दे थोड़ी रखा है। अरे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी दे थोड़ी रखा है, नहीं दे रखा ना, ये मैंने अपनी तरफ से लिया, तो ये तो आंसर ले ही नहीं सकता। तो मेरे पास ABC का मान निकालना और यहाँ रख दूंगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ आपको 3 बिंदु दिख रहे क्या? केंद्रक क्या होगा? केंद्रक, केंद्रक आपको क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? अल्फा बीटा गामा दे रखा है। और अगर हम केंद्रक निकालना चाहें तो उस सूत्र के अकॉर्डिंग क्या निकलेगा बताओ? x1 प्लस x2 प्लस x3, तो a प्लस 0 प्लस 0, a प्लस 0 प्लस 0 बटा 3, 0 प्लस b प्लस 0 बटा 3, 0 प्लस 0 प्लस c बटा 3। यहाँ से देखो, इनकी तुलना करो आप, यहाँ अल्फा है, यहाँ a बटा 3 है, तो यहाँ से अगर मैं a का मान निकालूँ तो क्या निकलेगा? 3 अल्फा। यहाँ बीटा है, यहाँ b बटा 3 है, बताओ b का मान क्या आएगा? 3 बीटा। और ऐसे ही यहाँ गामा है, यहाँ c बटा 3 है, तो बताओ गामा का c का मान क्या आएगा? 3 गामा। ये तीनों मान ABC के मान में यहाँ रख सकता हूँ क्या? ये मान जैसे यहाँ रखूँगा, अतः समतल का समीकरण क्या हुआ? x बटा 3 अल्फा, y बटा 3 बीटा, z बटा 3 गामा इक्वल टू 1। नीचे 3 कॉमन आ रहा है क्या? इन तीन को मैं उधर तिरछा गुणा कर दूँ, 3 को सिर्फ कॉमन लेकर, तो x बटा अल्फा प्लस y बटे बीटा प्लस z बटे गामा इक्वल टू 3। ये आपके समतल का समीकरण बन जाएगा भाई, ध्यान दे लेना, समझ रहे हो? अच्छा, ये त्रिभुज का केंद्रक था, केंद्रक। अब मैं कह दूं ये x ये y और ये मार्क करते हैं z, इसको समतल काट रहा है ऐसे, है ना? तो गौर से देखो, ये त्रिभुज जो है हिसाब से चतुष्फलक बन रहा है। क्या बन रहा है? चतुष्फलक। आपको चतुष्फलक का केंद्र पूछ ले तो चतुष्फलक के कितने शीर्ष होते हैं? 4 शीर्ष होते हैं। तो यहाँ आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बट्टा 4, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 बटा 4, z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 बटा 4। अगर चतुष्फलक की बात हो तो आप ऐसे ले सकते हो। लिख के बताऊँ क्या? समझ गए? आप खुद लिख लेना, चतुष्फलक का केंद्रक लिख लेना। चलो, अब मैं ये क्वेश्चन आपको ऐसे कह दूँ कि एक समतल कोई निर्देशक अक्षों ABC पर काट रहा है, ठीक है, और जो चतुष्फलक बना है, चतुष्फलक OABC, ये O है मान लो, तो OABC एक चतुष्फलक बना है, उसका केंद्रक अल्फा बीटा गामा है। चतुष्फलक का केंद्रक क्या है? अल्फा बीटा गामा। तो इस समतल का समीकरण याद करो। तो जब चतुष्फलक की बात आएगी तो बट्टे में क्या आएगा? 4 आएगा, और जब बट्टे में 4 आएगा तो क्या होगा? यहाँ 4 आएगा, 4 अल्फा 4 बीटा 4 गामा, तो बराबर में क्या चला जाएगा? 4। तो x बटा अल्फा प्लस y बटे बीटा प्लस z बटे गामा इक्वल टू 4। ऐसा बन जाएगा समतल का समीकरण। अगर मैं इसी क्वेश्चन में चतुष्फलक नाम दे दूँ तो, समझ रहे हो मेरी बात? चलो नोट कर ले जाए फटाफट। अब आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन मैं दूंगा, पहले आप ट्राई करना। ये तो वैसा ही अभी क्वेश्चन जो आपको कराया था, एक समतल निर्देशीय अक्षों को बिंदुओं ABC पर परिच्छेद करता है तथा चतुष्फलक OABC का केंद्रक अल्फा बीटा गामा है, तो इस समतल का समीकरण ज्ञात करो। ठीक है। दूसरा है, समतल का मैंने समीकरण दे दिया है 2x माइनस वाई प्लस 3z बराबर 6 द्वारा निर्देशी तलों के साथ बनाए गए चतुष्फलक का आयतन ज्ञात करो। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसका मैं भी सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू।